Hi, good afternoon, everyone. I am Vivek Yadav from Kamala Memorial College, सीधी। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है डीएनए। डीएनए का इंट्रोडक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डीएनए introduction and structure. तो आप जानते हैं, अभी तक आपने डीएनए के बारे में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि डीएनए को हम आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आज तक स्टडी करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ ही होता है और यह मुख्य रूप से एक बायोपॉलीमर है। बायोपॉलीमर मतलब कि यह मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। तो जो डीएनए है, डीएनए को हम मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और न्यूक्लिक एसिड बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके नाम से ही आप जानते हैं कि यह जो न्यूक्लिक एसिड है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और साथ ही ये जो न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत होते हैं वो डीएनए और आरएनए आते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डीएनए और एक है आरएनए। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत आते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। इसका जो पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी फॉर डीऑक्सी, एन फॉर न्यूक्लिक एसिड और ए फॉर एसिड। और इसका है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हम शुरुआत करते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और डीएनए कुछ वायरसेस जैसे बैक्टीरियोफेज में भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जो डीएनए होता है, डीएनए क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि यह एक बायोपॉलीमर है, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा ये निर्मित होता है, नॉट सिंथेसाइज्ड। इसको बनाया नहीं जा सकता बाहर। ये कहाँ से बनता है? बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा ही निर्मित होता है। तो जो डीएनए है, डीएनए क्या है? एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, या आप कह सकते हो कि यह एक बायोपॉलीमर है। क्या है? जो डीएनए है, डीएनए एक बायोपॉलीमर होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं? मेड ऑफ मोनो
यूनिट, मोनोमर यूनिट से मिलकर बने, जिसे आप प्रोटीन भी क्या है, एक बायोपॉलिमर, क्योंकि वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो इसी प्रकार से जो डीएनए होता है ये 3 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट है जो डीएनए है? डीएनए एक होती है पेंटोज शुगर, क्या है? पेंटोज शुगर। दूसरा है नाइट्रोजिनस बेसेस, और तीसरा होता है आपका पहला पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजिनस बेसेस, और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन होकर निर्माण करते हैं डीएनए का। वो 5 कार्बन वाली शुगर है जो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में प्रेजेंट होती है और राइबोज शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो जो इसका नाम पड़ा है न्यूक्लिक एसिड, जो इसका नाम है वो उसका जो नामकरण इसका किया गया है न्यूक्लिक एसिड से, उससे संबंधित आपको बताएंगे इसकी हिस्ट्री में कि सन 1868 और 1869 के दौरान 1868 और 1869 में एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिसर ने एक पस सेल से एक ऐसे कंपोनेंट्स को आइसोलेट किया था जिसमें क्या था, ये तीनों कंपोनेंट थे, और ये पस सेल से आइसोलेटेड एक न्यूक्लिएटेड सेल, यानी उसमें न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल भरा हुआ था जिसमें ये तीनों चीजें उपस्थित थी, यानी पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट था, जिसके आधार पर न्यूक्लियस, पस सेल के न्यूक्लियस से इस पदार्थ के आइसोलेट होने के कारण इस वैज्ञानिक ने, यानी फ्रेडरिक मिसर ने इसका नाम दे दिया, पहले नाम न्यूक्लिन दिया, न्यूक्लिन इन्होंने नाम दिया था, फ्रेडरिक मिसर ने क्या दिया था, न्यूक्लिन। इसके बाद जब इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूक्लिन के बाद सन 1880 में, तब 1880 में अल्बर्ट 1880 में अल्बर्ट कोसेल ने न्यूक्लिन के अंदर उपस्थित सब्सटेंसेस की डिस्कवरी की, कि जो न्यूक्लिन के अंदर प्रेजेंट है, जिसको फ्रेडरिक मिसर ने 1869 और 1869 में 68 to 69 में बीच में डिस्कवर किया था। तो जिसका नाम था, जो पस सेल से जो प्राप्त सेल था उसमें न्यूक्लियस था, उसका नाम न्यूक्लिन दिया था। इसके बाद इस न्यूक्लिन का आगे स्टडी के दौरान किसने यूज किया, 1880 में अल्बर्ट कोसेल ने इस न्यूक्लिन के अंदर उपस्थित सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों को प्यूरिफाई किया, और प्यूरिफाई करने के बाद उन्होंने पाया कि इस न्यूक्लिन में अत्यधिक एसिडिक प्रॉपर्टी वाला पदार्थ या सब्सटेंस उपस्थित है, जिसके
जिसके कारण क्या था कि इन्होंने क्या बताया था, कोसेल ने, अल्बर्ट कोसेल ने क्या बताया कि जो न्यूक्लिन है, न्यूक्लिन को उन्होंने जब सेलेक्ट किया और प्यूरिफाई किया, उन्होंने पाया कि इसमें क्या है, अत्यधिक हाईली एसिडिक प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंसेस उपस्थित हैं। तो जब इन्होंने हाईली एसिडिक वाले सब्सटेंसेस को पाया तो इसको बाद में किस रूप में आइडेंटिफाई किया गया, न्यूक्लियो बेसिस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। इसमें जब किसने स्टडी किया, अल्बर्ट कोसेल ने स्टडी किया न्यूक्लिन को, तो इन्होंने क्या पाया कि इसमें प्यूरिफाइड हाईली एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ हाईली एसिडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया कि जो इसमें जो सब्सटेंस है, सब्सटेंसेस जो है वो अधिक हाईली एसिडिक प्रॉपर्टी के भरे हुए हैं। तो इसके कारण उन्होंने बाद में क्या किया, आइडेंटिफाई किया, बाद में क्या आइडेंटिफाई किया कि जो इसमें है वो जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियो बेसिस के कारण, न्यूक्लियो जो बेसिस है, न्यूक्लियो बेसिस के कारण इसमें हाईली एसिडिक प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो हाईली एसिडिक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए कोसेल ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो इसमें न्यूक्लिन में सब्सटेंसेस भरा हुआ है उसमें क्या है, अत्यधिक हाईली प्रॉपर्टी है, और ये हाईली प्रॉपर्टी है तो किसके कारण है, तो इसको बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो न्यूक्लियो बेसिस के कारण पाई जा रही है। इसके बाद सन 1889, कब, 1889 में इन 1889 में रिचर्ड अल्टमान ने इस न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक एसिड बनाया। अल्टमान ने क्या किया था, रिचर्ड अल्टमान ने क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया, क्रिएट टर्म न्यूक्लिक एसिड। ये टर्म तब आया जब 1880 में इसके न्यूक्लियो बेसिस के कारण इसके न्यूक्लिक जो एसिडिक प्रॉपर्टी थी और उसमें न्यूक्लियो बेसिस उन्होंने के रूप में आइडेंटिफाई किया। इसके बाद 1889 में जो रिचर्ड अल्टमान थे इसका नाम क्या दे दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद इन 1938 में कौन, अष्टबरी और बेल, अष्टबरी एंड बेल नामक साइंटिस्टों ने क्या किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा डीएनए के पैटर्न का अध्ययन किया था। क्या किया था, डीएनए के पैटर्न का अध्ययन किया था अष्टबरी एंड बेल ने। इसके द्वारा एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा क्या किया था, डीएनए पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया। एक्सरे
अष्टपरी और बेलर एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा, बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन टू रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई, क्या किया, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई डीएनए पैटर्न, कि जो डीएनए का पैटर्न है वो किस फॉर्म में है। इसके बाद सन 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को बताया। क्या किया था, वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, सन 1953 में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को आइडेंटिफाई किया, स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन को बताया कि इस प्रकार से ये जो न्यूक्लिक एसिड का नाम है आया है। तो सबसे पहले न्यूक्लियन से लेके न्यूक्लिक एसिड तक और न्यूक्लिक एसिड से फिर डीएनए तक का जो पैटर्न था रिकॉग्निशन का वो इस प्रकार से रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं जो डीएनए का वो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। तो हम चलते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। तो आप जानते हो कि जो डीएनए है वह एक क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। अभी स्ट्रक्चर जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डबल स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई 1953 में कर लिया गया। तो हम आते हैं स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जो डीएनए है, तो डीएनए मुख्य रूप से डीएनए किससे बना होता है, अभी आपको हमने बताया है कि एक पेंटोज शुगर होती है और एक नाइट्रोजनस बेसिस और फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होती है। तो ये जो है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। तो जो पेंटोज शुगर होती है वो एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। तो जो डीएनए में प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज। और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो चार होते हैं। एक होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्यूरिन। ये है आपके प्यूरिन और ये है पायरीमिडीन। और फास्फोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है H3PO4। मतलब ये है आपका फास्फोरिक एसिड। ये तीनों चीजें आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड। दो चीजें जानना आवश्यक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में
अटैच होते हैं तो तब बनता है आपका न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड एक साथ एस्टर बॉन्ड के द्वारा, किसके द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फास्फो मोनोएस्टर बॉन्ड या एस्टर बॉन्ड के द्वारा जब जुड़े होते हैं तो क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो हम स्ट्रक्चर में आते हैं। ये 5 कार्बन वाली एक शुगर है। ये जो है ये कार्बन यहाँ पे होते हैं तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इसकी नंबरिंग होती है। और इसके जो अपर केस में सबसे ऊपर जो सेंटर पाई में होता है वो प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। तो ये 5 कार्बन वाली एक शुगर है जिसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। डीऑक्सी कहने का तात्पर्य है इसके कार्बन नंबर 2 पर, ये जो पेंटोज शुगर है इसके कार्बन नंबर 2 पर जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होकर एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच होता है। ये एक आपकी क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और नाइट्रोजनस बेस आपको मैंने बताया 2 होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है आपका पायरिमिडीन। तो जो प्यूरिन होता है, पायरिमिडीन, जो प्यूरिन होता है वो डबल रिंग वाला होता है। ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, जो प्यूरिन में होती है वो डबल रिंग वाली संरचना होती है, जबकि पायरिमिडीन में सिंगल रिंग्स का निर्माण होता है। तो हम आपको सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है, यह एक पायरिमिडीन संरचना है। ये क्या है, प्यूरिन, ये क्या है, एक प्यूरिन रिंग। क्या है, प्यूरिन रिंग्स। और पायरिमिडीन जो होती है वो सिंगल रिंग संरचना होती है। ये क्या होती है, एक सिंगल रिंग संरचना होती है। तो जो ये संरचना है, इस संरचना में क्या होता है, सिंगल रिंग होती है जो पायरिमिडीन होती है और ये प्यूरिन होती है। तो जो पायरिमिडीन होता है, पायरिमिडीन में क्या होता है, पायरिमिडीन में जो होते हैं वो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आते हैं। तो डीएनए में साइटोसिन और थायमिन प्रेजेंट होता है पायरिमिडीन के रूप में। और प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है। तो एडेनिन को 6 अमीनो प्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन। मतलब नाम का इसमें जो 6 नंबर का कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे
जब 6 नंबर पर क्या हो जाता है, आपका अमीनो ग्रुप अटैच होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में बनती है आपकी 6 अमीनो प्यूरिन मतलब एडेनिन। तो यहाँ पे प्यूरिन और पाइरीमिडीन की जो संरचना बताए हैं, ये पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जो प्यूरिन की 9 नंबर के पोजीशन पर अटैच होता है। यह जो पेंटोज शुगर का है बीटा कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म है। इस बीटा कॉन्फ़िगरेशन में जो पेंटोज शुगर का एंटीऑक्सीडाइजोज शुगर का कार्बन नंबर 1 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा कार्बन नंबर पाइरीमिडीन के नाइट्रोजन के 9 नंबर के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, जहां से H2O रिलीज होता है। इसी प्रकार जो फास्फोरिक एसिड होता है SPO3, मतलब कि ये जो है फास्फोरस ये जो फास्फोरिक एसिड है, ये क्या होता है, ये कार्बन पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ एस्टर बॉन्ड के द्वारा अटैच होकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। मतलब इस पोजीशन पर क्या लिखते हैं, इस पोजीशन पर आपका जो ये बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और यहां से हमारे जुड़ते हैं ये है हमारा नाइट्रोजनस बेस। ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये जो होता है इसके साथ अटैच होता है, और ये H2O के रूप में बाहर होते हैं। ये जो बॉन्ड हमारा बनता है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ये कैसा बॉन्ड होता है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ये दोनों रिंग आपस में अटैच हो जाती है, और ये जब दोनों आपस में अटैच होती हैं तो ये बनाती है आपका एक न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाती है, न्यूक्लियोसाइड। और जो 5 नंबर के कार्बन पर ये फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, जब ये अटैच होता है तो क्या बनाता है, आपका एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। और यही न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं आपके, यही न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कई सारे एक साथ अटैच हो जाते हैं तो निर्माण करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपका डीएनए होता है। तो इसको भी ऐड करते हैं। ये
ये जुड़ गया आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ से आपके जो रिमूव हो रहा है वो H2O रिमूव हो रहा है और ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड। ये जब आपस में तीनों चीजें कंबाइन हो जाती हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कई सारे एक साथ इकट्ठे होकर एक चैन संरचना का निर्माण करते हैं तो इसे कहते हैं हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के द्वारा डीएनए का निर्माण होता है। तो ये जो 5 नंबर का कार्बन होता है ये अपकमिंग चैन होती है, यानी इससे आकर क्या होता है, ये जो होता है आपका अपकमिंग मतलब फास्फोरिक जो एसिड होता है वो कार्बन नंबर 5 से जुड़ा होता है और कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन से। ये जो कार्बन नंबर 3 होता है, आपने देखा होगा कि ये जो डबल स्टैंडर्ड संरचना बनती है डीएनए की, इस डबल स्टैंडर्ड संरचना में एक तरफ लिखा होता है 3 प्राइम तो दूसरी तरफ लिखा होता है 5 प्राइम। एक 5 प्राइम होता है तो ये एक दूसरे स्टैंड जो होती हैं एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती है। ये जो स्टैंड होती है ये क्या होती है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होती हैं। मतलब जो 5 नंबर का कार्बन होता है उससे क्या जुड़ा होता है, फास्फोरिक एसिड, और जो कार्बन नंबर 3 होता है क्या होता है, कार्बन नंबर 3 इस चेन से जो अगला आने वाली न्यूक्लियोटाइड चेन है उसका फास्फोरिक एसिड इससे अटैच होता है, यानी ये ऐसे जुड़ेगा, ये ये 5वें नंबर की कार्बन से फिर से CH2 के साथ जुड़कर ये नई चैन बनाए। तो जो ये कार्बन नंबर 3 से अगली आने वाली न्यूक्लियोटाइड चैन जुड़ती है, तो एक तरफ जो 3 प्राइम एंड होता है वो अपकमिंग एंड होता है, मतलब यहाँ से नई न्यूक्लियोटाइड चैन आके जुड़ती है। तो ये क्या होती है, एक जिग जैग संरचना, मतलब ये ऐसी संरचना का निर्माण होता है। और ये जो आपस में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती हैं, ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो ये आपको येलो कलर की स्ट्रैंड जो दिख रही है ये बनी होती है शुगर और फास्फेट की। ये जो शुगर और फास्फेट है आपस में इस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं, और ये इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये आपस में अटैच होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं। तो इनमें जो डीएनए में या न्यूक्लिक एसिड से कहने का मतलब एसिडिक नेचर होने का तात्पर्य यह है कि जो आपका फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप होता है वो हाईली प्रोटीनेटेड होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करता है। और इसमें जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो हाईली प्रोटीनेशन को बताता है। इस प्रोटीनेटेड यानी हाईली प्रोटीनेशन के कारण या हाईली प्रोटीनेटेड नेचर के कारण जो डीएनए होता है उसमें नेगेटिवली चार्ज के साथ साथ क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा कारण फास्फोरिक एसिड में जो ऑक्सीजन जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली प्रोटीनेटेड होते हैं। हाईली प्रोटीनेटेड का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण
के लिए क्या होते हैं, अपने पास क्षमता रखते हैं। इसके कारण हाई प्रोटीनेशन के कारण जो डीएनए होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर, और इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये क्या करते हैं, जो शुगर बैकबोन फास्फेट को में उपस्थित होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, इस नाइट्रोजनस बेसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये इस प्रकार से आपकी जो संरचना बनती है ये यही बताती है कि जो ये होते हैं वो डीएनए स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड में ये जो दोनों स्ट्रैंडेड होती हैं ये किसकी बनी होती है, शुगर बैकबोन फास्फेट की, और जो एक दूसरे के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होती है। कंप्लीमेंट्री के साथ साथ ये जो प्रोटीनेशन का नेचर होता है, प्रोटीनेशन के नेचर के कारण जो हाई प्रोटीनेशन होता है इसके कारण जो डीएनए में है वो एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसके साथ ये जो स्ट्रैंड होती हैं, आपको बताया कि कार्बन नंबर 3 पर ये अपकमिंग चेन आगे जुड़ती है और कार्बन नंबर 1 पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं और एस्टर बॉन्ड के द्वारा फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर जुड़कर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती है। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में इकट्ठा होकर क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो सिंपल रूप से आप इसको ये हो गया। और इसके बाद ये जो 3 प्राइम होता है, 1 2 3 4 5, इस 3 प्राइम पे जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है उसका ऑक्सीजन ये हो गया, यहाँ पे जुड़ गया आपका फिर से, और इसके बाद ये जो होता है ये जुड़ा होता है फिर से पेंटोज शुगर से, इस प्रकार से आपका नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड एक दूसरे से अटैच होते जाते हैं और एक ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना का निर्माण होता है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है
ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है वही आपके डीएनए का निर्माण करती है और इस कारण से इसकी संरचना जिगजैग मॉडल में होती है। अब ये आपका टॉपिक डीएनए का स्ट्रक्चर और संरचना कंप्लीट हो गया। ये हमारे शरीर में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। साथ ही जो डीएनए होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का कारण होता है कि यह एक कंप्लीट फॉर्म में पाया जाता है और यही डीएनए का रेप्लिकेशन से डीएनए बनता है और डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का भी निर्माण होता है। तो यह एक ऐसा मटेरियल है जो सभी लिविंग यूकेरियोटिक में क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है और साथ ही जेनेटिक हेरिडिटी आनुवांशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी क्या करता है, ट्रांसफर होने का काम करता है। साथ ही जो डीएनए होता है इसमें एक निश्चित सीक्वेंस होते हैं जो फंक्शनल फॉर्म में पाए जाते हैं और इनके फंक्शनल फॉर्म के कारण इसको क्या कहा जाता है, आपको फंक्शनल फॉर्म के कारण जो क्या होते हैं, डीएनए के एक 60 फंक्शनल सेगमेंट होते हैं जिनको हम जीन कहते हैं। जो जीन होते हैं वही क्या करते हैं, एक निश्चित रीजन पर पाए जाते हैं जो कोडिंग का काम करते हैं और एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो जीन होता है जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है और ये जीन जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर, और डीएनए प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके नया चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।